अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, मुल्क में सियासी गहमागहमी और सियासी हलचल मुसलसल जारी है और ऐसे वक्त में जब हुकूमत का फोकस पूरी तरह से मुल्की चैलेंजेस को पूरा करने में होना चाहिए था, जो कि इस वक्त मुल्की मईशत का मामला है, लेकिन खान साहब जो कि 6 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं और वो इस चीज़ पर अब भी कायम है कि जब तक वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता नहीं करेंगे, ना तो इस हुकूमत को चलने देंगे, ना ही वो खुद सुकून से बैठेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब खान साहब ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है कि 25 मई को जिस वक्त वो धरने के लिए आए थे तो उनके अपने लोगों के पास असलहा मौजूद था और यही हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये तकरीब कारी की नीयत से आए थे, असलहे से लैस होकर जत्थों की सूरत में आए थे। तो अगर ये बयान खान साहब खुद देते हैं इस एतराफ़ के बाद, क्या एक बार फिर से उन्हें इस्लामाबाद का रुख करने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जिन मेहमानों को हमने दावत दी है उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गोहर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और तजियाकार और एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप सभी मेहमानों को वेलकम कहते हैं और सबसे पहला सवाल अली गोहर साहब आपका है। गो के एक आईनी और कानूनी हक है किसी भी सियासी जमात का अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, लेकिन खान साहब ने जो एतराफ़ किया है कि पिछली बार जिस वक्त वो आए उनके लोगों के पास असलहा मौजूद था, अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्या इस बार इजाज़त देंगे उन्हें आने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा तो डे वन से यही मौक़िफ़ है कि जब खान साहब पहले ऑपोजिशन में थे और 2013 के बाद जब हमें हुकूमत मिली तो खान साहब 8 में ही धरने शुरू किए और उस वक्त भी ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों से बात नहीं आए थे। आपने देखा था कि जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द कब्रें खोदी थी, जिस तरह से कि PTV के ऊपर हमला किया, जिस तरह से कि असम्बली हाल के जंगले तोड़े गए और मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाया गया। खान साहब हमेशा जो है वो लॉकडाउन की बात करते हैं, तशद्दुद की बात करते हैं, ये प्रोपोगंडा तो ये करते हैं कि मैं पुरअमन एहतजाज करने जा रहा हूँ, लेकिन पुरअमन एहतजाज के नाम पर ये पुरतशद्दुद एहतजाज करते हैं। लेकिन अगर वो कोई यकीन दहानी आपको करवा दें, अगर वो ये यकीन दहानी करवाएं कि कोई असलहा नहीं होगा, कोई इंतशार नहीं फैलेगा और जो SOPs डिसाइड होंगे उसी पे अमल होगा, तो फिर हिकमत अमली क्या होगी आपकी? देखिए, बात यह है कि खान साहब तो कभी भी अपनी यकीन दहानी पर पूरा नहीं उतरे। जब ये इस्लामाबाद में उस वक्त आए थे, उस वक्त भी तो ये कहते थे कि पुरअमन है। और दूसरी बात ये है कि जब ये पेशावर से चले हैं तो मतलब है कि इन्होंने तो आइन कानून की तमाम धज्जियां उड़ा दी, पूरी KP के हुकूमत के तमाम वसाइल लेकर ये मतलब है कि इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो धावा बोला और उसमें KP के हुकूमत की गाड़ियां इनके पास थी, इनके लोगों के पास असलहा मौजूद था और ये वहां पर, और आपको पता है ना सिर्फ ये चीजें मौजूद थी बल्कि ये तो नारा लगाते रहे कि ये खूनी मार्च होगा और यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी और मतलब है कि एक लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाएगा। खान साहब यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वोट चुरा कर इनको पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर कब्जा दिया जाए। ये किसी कानून और आइन पर यकीन नहीं रखते और यही वजह है कि 22 करोड़ अवाम ने देखा कि इनके डिप्टी स्पीकर ने किस तरह से कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई, किस तरह से जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने इनके खिलाफ फैसला दिया और ये उस फैसले को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये गालियां देते हैं, शादियों की तकारीब में इनके वज़रा सहाफ़ियों को थप्पड़ मारा करते थे। ये इन लोगों का किरदार है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बर्जमान रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर ना सिर्फ बर्जमान रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इनको लोगों को गोलियां मारनी पड़े, चाहे तशद्दुद करना पड़े, चाहे लॉकडाउन करना पड़े, चाहे जो मर्जी दंगा फसाद करना चाहिए। खान साहब का मरियम नवाज साहिबा ने सही नाम रखा है कि ये इमरान खान नहीं, ये फितना खान है और इनके इस अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। हलीम आदिल शेख, इससे पहले आपके दीगर जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से बयानात आते थे जलाओ घेराव के, मरो मार दो के, लेकिन ये जो खान साहब ने एतराफ़ किया है कि उनके लोगों के पास असलहा मौजूद था, पिस्टल वगैरह मौजूद थी, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहे उनके अल्फाज हैं, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत आपको इजाज़त क्यों देगी दोबारा आने की? अच्छा जुनैद साहब, एक तो मैं पहले कह दूं कि जिस सुकून से मैंने अली गौहर साहब को सुना है तो उम्मीद है कि वो भी सुनेंगे और अगर कोई बीच में आए तो बराए करम आप माइक बंद कीजिएगा, वरना हम जी बेफिक्र रहिए, आपको पूरा टाइम मिलेगा बात करने का। ये उसूली बात है, चूंकि इससे पहले मैं शो में नहीं आता था। आप सुन लीजिए,
एक तो आप जिसको एतराफ़ कह रहे हैं, मुझे अफसोस की बात है कि आप एतराफ़ कह रहे हैं। आजकल अलमिया हमारे साथ ये हो गया कि हमारे एंकर भाई जो हैं वो नैरेटिव लेकर आ रहे होते हैं कि जो कि सियासी पार्टियों का होता है। खान साहब ने एक स्टेट्समैन का बयान दिया है। हमारे साथ 2 चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और चीफ मिनिस्टर गिलगित बिल्तिस्तान। उनके ऑफिशियल स्क्वाड भी मौजूद थे और जिनके पास ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी स्टाफ होता है, दोनों चीफ मिनिस्टर्स थे। और जब खुदा ना खास्ता सामने से कोई गोली चल जाए, जो हल्ला मच जाता है तो कुछ भी हो सकता है। अब मेरी अर्ज सुन लीजिए, अब जो सिक्योरिटी का अमला होता है, जो ऑफिशियल स्टाफ होता है, वो अपने सीनियर्स की इजाजत के बगैर फायर नहीं कर सकता। जो आम लोग होते हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और खान साहब ने स्पेसिफिकली लोगों का कहा, पूरी सुन ले, आपने एतराज किया ना कि मैंने एतराफ का लफ्ज क्यों कहा, तो फिर मेरा भी हक है कि मैं जवाब दूं। एतराफ जुनैद साहब, मैं बात कर लूं, जवाब दे दीजिए। सुने तो सही ना, अलमी आजकल ये हो गया है, एंकर का भी जवाब दो, अपोनेंट का भी जवाब दो, तज्जिया निगार का भी एक से लेकिन आपको पूरा मौका मिलेगा आपकी बात कहने का भी। सुन ले हमें पूरा दीजिए ना, बात करने देना, मतलब एक नैरेटिव बिल्ड करना है तो भाई खुद ही कर ले आप लोग मिलके। सुने मेरी बात यह है कि जब कोई हल्ला बोला जाता है, खुदा ना खास्ता हालात खराब हो जाए, तो कोई ऐसी चीज होती। खान साहब ने स्टेट्समैन का किरदार अदा किया है। लोग तो लाशों पे सियासत करते हैं और ये बात कर रहे हैं, एक जिनका वजीर दाखिला कातिल हो, जिसकी अपनी पार्टी वाले कहते हो कि ये कातिल है, मॉडल टाउन के 14 कत्ल उसने किए हों। बात यह कि हमें लाशों की सियासत करनी होती, अल्लाह ना करे, अब कर सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट पे हमला नून लीग की हिस्ट्री है, जस्टिस सज्जाद अली शाह पे हमला करना नून लीग की हिस्ट्री है। हमसे ज्यादा पुरअमन पार्टी कोई नहीं है। हमने बड़े बड़े जलसे किए आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह गमला नहीं टूटता है। उस दिन एक इस्तेमाल था, जितनी लोगों में गुस्सा था, सारी रात डी चौक पर गोलियां, फायरिंग, आंसू गैस, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब पीटीवी पे और पार्लियामेंट पे हमला भी आप ही के लोगों की तरफ से हुआ था। वो केस चलता रहा काफी अरसे तक। फिर उसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने ये इजाजत दी मुखालिफिन को, टीएलपी के लोगों के साथ क्या होता रहा ये भी माजी में हमने देखा है। तो फिर इस तरह के वाकयात तो हुए माजी के अंदर जो नाखुशगवार थे। सुन ले जी, उस हमले से वो हमारा हमला नहीं था, होगा कादरी साहब का होगा, किसी का होगा, सब बरी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। झूठा केस था, बरी हो चुके हैं। और टीएलपी को भी फायरिंग नहीं की गई, इन्होंने तो मॉडल टाउन में फायरिंग की। उस दिन मैं कहता हूं सलाम पेश करना चाहिए पूरी कौम को। इमरान खान साहब पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते आ जाते, फिर जो होता, यही तो किरदार है, फर्क है। इमरान खान ने वो किरदार अदा किया जो किसी बड़े का होता है, जो किसी बाप का होता है, जो किसी लीडर का होता है। क्या श्योरिटी है? अगर पिछली बार लोग असला ले आए या चले गार्ड्स के पास ही असला था, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, इस बात की श्योरिटी देने के लिए तैयार हैं आप? मेरी बात सुनिए, असला हमारे लोगों के पास ना पहले था, ना आइंदा होगा, ना कभी था। लेकिन अगर आप बताइए ना, भिजवा देना इसको, प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दे, बगैर अपने प्रोटोकॉल, अपनी सिक्योरिटी के चला जाए। वो ब्लू बुक में जो चीफ मिनिस्टर्स को उनकी सिक्योरिटी जो पुलिस अलाउड है वो तो होगी। लेकिन फिर या तो हम आपकी बात दुरुस्त मान लेते हैं या इमरान खान साहब की बात दुरुस्त मान लेते हैं। दोनों में से कोई एक तो गलत कह रहा है और दूसरा गलत सही कह रहा है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने भी कहा पिस्टल विस्टल नजर आए मुझे, लाजिम बात है कि सबके पास पिस्टल भी होता है, असला भी होता है। एक ही बात है जो खान साहब कर रहे हैं वही मैं कर। दूसरी बात देखिए जुनैद भाई, जिस तरीके से अटक से एक सूबा है, एक मुल्क है, आते हुए अटक पे लगा था कि जैसे एनिमीज आ रहे हैं, अंदाज से अटक के ऊपर और वो जो था बुरहान के ऊपर फायरिंग की गई। उमर अयूब पे तशद्दुद किया गया। लाहौर में हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एक 17 साला सर्वाइवर, कैंसर सर्वाइवर अकेली जा रही हैं, उनको गुल्लू भट्टों ने 25 लोग हमले कर रहे हैं, लोगों के दीवारें टप रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ये तो हमने मकबूजा कश्मीर में देख, लेकिन अब इंशाल्लाह हम आएंगे, इंशाल्लाह एक बारी और फुल तैयारी इंशाल्लाह। अमीर साहब, दो तीन जो एतराफ हुए हैं 25 मई के धरने या लॉन्ग मार्च के, उसके बाद के, एक तो हमारी तैयारी नहीं थी, दूसरा गुज़श्ता रोज जो खान साहब ने खुद एतराफ किया कि हमारे लोगों के पास पिस्टल वगैरह थे, असलहा मौजूद था। अब उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि वो गार्ड्स का असलहा था। लेकिन आप नहीं समझते कि अपने ही बयानिए को या अपने ही मुतालबे को उन्होंने वीक किया है, खदशात में मजीद इजाफा हुआ है? देखिए जुनैद साहब, एक डेमोक्रेट की हैसियत से मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुआशरा जिस मुआशरे में एहतजाज होता है, जिस मुआशरे में लोग मार्च करते हैं, जिस मुआशरे में लोग आवाज उठाते हैं,
वो उस मुआशरे से 1000 गुना बेहतर मुआशरा है या रियासत है जहाँ के लोग बिल्कुल सुम्म गुप्त और वो किसी किस्म की कोई आवाज नहीं उठाते और वो कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा। लेकिन कि अगर आपने एहतजाज करना है और आपने अगर मार्च करना है तो क्या उसका कोई कायदा या ज़ाब्ता होना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर दरअसल हमारी बहस चाहिए मीडिया के ऊपर। जब हम ये कहते हैं कि मार्च क्यों हुआ या जलसा क्यों हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसीज के अंदर भी नहीं होता। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, अब से कुछ अर्सा पहले तक फ्रांस में तकरीबन 4 साल तक मुसलसल येलो जैकेट या येलो वेस्ट के नाम से प्रोटेस्ट होता रहा। साउथ ऑफ फ्रांस से लेकर और शांज़ेलीज़े तक 3-3, 4-4 लाख लोग एक दफा निकलते थे। ये दुनिया की मॉडर्न और फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी है। अमेरिका में अगर आप जाएं तो वहां पे पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस के घर के बाहर, बिल्कुल उसके जंगले के बाहर 30 साल तक एक खातून ने धरना दिया, जो एक वर्ड। लेकिन अमीर भाई, उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी हुआ। जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की तो उनको कुचला भी गया, उनको पीछे धकेला भी गया। देखिए, अब जब ये रात को रेड शुरू हुए थे, वो रेड लाइन क्या क्रॉस कर रही थी उस वक्त तहरीक इंसाफ? जब लोगों को प्री अरेस्ट यानी लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई, क्या वो लोग रेड लाइन क्रॉस कर रहे थे? रेड लाइन तो लोग क्रॉस करते जब वो निकलते और निकलने के बाद अगर वो तोड़फोड़ करते, जलाओ गिराव करते, वो डी चौक में जाके कुछ कर देते, वो पहुंच के खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट पे हमला कर देते, फिर वो होती वो वायलेशन ऑफ लॉ। इन्होंने तो पहले ही पूरे मुल्क को कंटेनराइजेशन के जरिए से बंद कर दिया। फिर इन्होंने तो इजाजत ही नहीं दी है राइट टू प्रोटेस्ट को एक्सरसाइज करने की। अगर हम ये प्रिएम्प्टिव होकर सोच ले, यानी स्टेट प्रिएम्प्टिव होकर सोच ले कि जो फला बंदा प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहा है ये आके तोड़फोड़ कर देगा, तो फिर तो कोई भी प्रोटेस्ट करने का हक हासिल नहीं कर सकेगा। जब आपके आईन कहता है कि आपको राइट टू असेंबल, राइट टू स्पीक, राइट टू प्रोटेस्ट है, आपको हासिल है, तो इसका मतलब है कि आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको हासिल है ना। देखिए, इसी मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम ने 2019 में रेड जोन में आकर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर विद कंटेनर आके इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि इनका मौक़िफ़ था कि 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई थी और इलेक्शन कमीशन उसमें मिला हुआ था। इन्होंने रेड जोन में आके कंटेनर के साथ मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज उस कंटेनर पर मौजूद थी और राना सनाउल्लाह साहब भी इस पर मौजूद थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ, अमीर साहब, इस वजह से ये मामला मुख्तलिफ है कि हुकूमत की तरफ से बारहा ये दावा किया जाता रहा कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इनका प्लान एहतजाज करने का नहीं, इंतशार फैलाने का है। ये जत्थों की सूरत में आ रहे हैं, असलहे के साथ आ रहे हैं, इनके पास आंसू गैस के शेलिंग के भी सामान मौजूद है और इन्हें इंतजामिया की भी गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है और इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया गया ताकि इसको होने से पहले रोका जा सके। लेकिन उससे ज्यादा बढ़ के तशवीशनाक बात यह हो जाती है कि उसको तस्लीम कर लिया जाता है कि हमारे लोगों के पास असलहा मौजूद था। तो फिर ऐसे में एक बार फिर से मौका किस तरह से दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? बिल्कुल ठीक है। देखिए जुनैद, अगर तो हुकूमत के पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स थी तो हुकूमत को उस रिपोर्ट का कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी तो मीडिया के सामने रखना चाहिए था। यह तो बड़ी आसान बात है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत है, आज मिसाल के तौर पर इनकी हुकूमत, कल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अब मैं आपको बताऊं कि मैं वो शख्स हूं कि जिसने इमरान खान साहब की हुकूमत में पीडीएम के जलसों को जब रोकने की कोशिश की जाती थी, मैंने उस वक्त भी आवाज उठाई। जब पीडीएम ने पहला जलसा किया था गुजरावाला में अक्टूबर 2020 में, मैंने खुद उस जलसे को कवर किया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नून लीग के लोगों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज करवाए। मैं खुद उस वक्त डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के घर में उनके सामने बैठा हुआ था जब ये मुकदमा दर्ज हो रहे थे। इन्होंने उनको जिना ग्राउंड गुजरावाला में जलसा करने की इजाजत देने से इनकार किया। इन्होंने वहां कंटेनर लगाए, इन्होंने भी उनको रोकने की कोशिश की थी। हम उस वक्त भी कहते थे कि आप गलत कर रहे हैं, पीडीएम का राइट है अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट करती है। तो मेरा स्टांस आज भी यही है कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो उसको इजाजत मिलनी चाहिए। हुकूमत की जो रिपोर्ट्स होती है ना, ये हमें भी पता है कि हुकूमत बाज़-औक़ात, वो इमरान खान साहब के जमाने में भी रिपोर्ट जारी हो जाती थी, तो ये हुकूमतें बाज़-औक़ात किसी को खौफज़दा करने के लिए, डिटेर करने के लिए भी ऐसे फर्जी रिपोर्ट्स की बात करती है। हमारे सामने आज तक कोई, आप भी मैं भी, हमारे सामने कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस हुकूमत ने नहीं रखा कि हमने ये चीज टेप की है
हमने ये चीजें पकड़ी हैं इन लोगों से, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से बारहा हुकूमत से ये मुतालबा करते रहे, अगर आपके पास मुसद्दिका इतलात है कि कोई तखरीबकारी की नीयत से आना चाहता है तो उनको अवाम के सामने रखा जाए ताकि एतराज ही खत्म हो जाए और फिर आप जब उनके खिलाफ कोई क्रैक डाउन करेंगे तो उस पर कोई एतराज नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, अहम मामला है और इसी से जुड़े और भी बहुत से अहम मामलात हैं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अली गौहर साहब, आपने नैब तरमीम भी करवा ली, इंतखाबाई तरमीम भी करवा ली गई हैं, तो अब क्या चीज़ बाकी रह गई? इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ने या का जो मुतालबा इमरान खान साहब का, उसे क्यों नहीं माना जा रहा ताकि आपका जो फोकस है वो ठीक हो सके और अवामी मसाइल पर आप तवज्जो दे सकें? देखिए, बात यह है कि एक तो बिल्कुल हुकूमत का टेन्योर जो है वो पूरा होना चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक है। हमारा डे 1 से ये मौक़िफ़ था कि खान साहब जो हैं वो 2018 का इलेक्शन चुरा कर आए हैं और इन्होंने RTS सिस्टम के जरिए धांधली की, और उस धांधली करने के बावजूद भी कि इन्होंने बहुत सारा मैंडेट बिलखसूस पंजाब से मुस्लिम लीग नून का मैंडेट जो है वो चुराया, इसके बावजूद भी ये पार्लिमान में जो वादे अक्सरियत ना ले सके। हालांकि उस वक्त तो ये लोगों को बड़े सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे, तब्दीली के नारे लगा रहे थे। ये वफद पहले तब्दीली से शुरू हुआ, फिर मदीना की रियासत की तरफ गया और अब साजिश की तरफ चला गया इनका बयानिया। तो मकसद ये है कि खान साहब ने हमेशा प्रोपेगेंडे के दौर पर पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है और पूरे मुल्क को इन्होंने गिरवी रख दिया। जो उस IMF के सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, और पाकिस्तान में यही वजह है कि पाकिस्तान को मुआशी तबाही से दो चार। देखिए, आप लोग जिस वक्त आए थे और आने से पहले भी आप लोग यही दावा कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क की मईशत का, हम इसको आके ठीक करेंगे। और आपके पास जो तजुर्बाकार लोग हैं उनका तजुर्बा कब नजर आएगा? अगर यही सारे काम जो IMF कह रही है वो आपने करने हैं तो ये तो फिर कोई भी कर सकता था, फिर आपके आने से क्या फर्क पड़ा? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, लेकिन हमारे आने से बिल्कुल फर्क पड़ेगा भी और पड़ा भी है। वो उस पर फर्क तो पड़ा है, लेकिन महंगाई की सूरत में पड़ा है, उसमें मजीद इजाफा हो गया है। लोड शेडिंग इमरान खान साहब के दौर में नहीं हो रही थी, आपके दौर में उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। 10-12 घंटे बड़े शहरों में हो रही है। देखिए, बात यह है कि लोड शेडिंग जिस वक्त हमने खान साहब को पाकिस्तान दिया था, उस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा करके दिया था। और 2013 में जब हमें पाकिस्तान मिला था, उस वक्त पाकिस्तान में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। हमने पाकिस्तान में रद्दुल फसाद के जरिए जो है वो मतलब दहशत गर्दी का खात्मा किया। उस वक्त हमने पाकिस्तान की तारीखियां दूर की, लोड शेडिंग का खात्मा किया। देखिए, कैपेसिटी बढ़ा दी आपने, मानते हैं, लेकिन अभी क्या मसला है और उसका हल किसके पास है और वो हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? घी तेल आज 208 और 213 रुपए आज उसमें इजाफा हुआ है, तो ये तो बजट से पहले ही इस वक्त अवाम की जिंदगी जीरन बना दी आपने, उसके बाद क्या होगा? देखिए, बात यह है कि अवाम की जिंदगी अजीरन खान साहब ने बनाई। जिस वक्त हमने खान साहब को पाकिस्तान दिया तो उस वक्त आपको याद है कि महंगाई की जो शरह थी वो 4% तक थी, और जब हमें पाकिस्तान मिला तो वो डबल डिजिट में थी, 20 के करीब, 15 के करीब, 14, 15, 20, 25 तक भी फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इस पर मेहनत कर रहे हैं, और आपने देखा है कि हमने आते साथ ही जो पैकेज दिया है उसमें हमने खादों की कीमतें कम की हैं और अब चीनी की कीमतें कम की हैं, और इंशाअल्लाह ताला आटे को भी जो है वो आवाम के लिए जो है वो इंशाअल्लाह सस्ता कुछ किया है, कुछ मजीद मेहनत करके करेंगे। लेकिन खान साहब ने भयानक नहीं, खान साहब ने जो भयानक किस्म के मुआहदे किए हुए IMF के साथ, उनसे क्विट नहीं किया जा सकता। जाहिर है उन मुआहदों को लेके साथ चलना है, लेकिन बातदरीज उनमें कमी लाएंगे। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह ही IMF से और दीगर हमारे जो चलिए देखते हैं कब तक आप लाएंगे इसमें बेहतरी, लेकिन अभी तक तो खराबी देखी जा रही है। हलीम आदिल शेख साहब, आप लोग असेंबलियों में ये बेहतरी बिल्कुल आने वाली है। चले, अल्लाह करे आ जाए, बिल्कुल आने वाली है। हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हलीम आदिल शेख साहब, आप लोगों को नहीं लगता हमने हमेशा मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया है और उनको तस्लीम किया। हम इस चैलेंज को तस्लीम करते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे इलेक्शन तक, और इसका फैसला पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम अपने वोट से करेगी। जी, वो तो बिल्कुल करेगी। असल हकदार हम हैं
या ये पाकिस्तान की मईशत तबाह करने वाले हलीम आदिल शेख साहब, आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने जरा जल्दी कर दी है इस्तीफे देने के मामले में, और अभी आप लोग कह रहे हैं कि आप इनफरादी तौर पे उसकी तस्दीक के लिए भी नहीं जाएंगे, ना ही जो अवामी मसाइल हैं उन्हें उजागर करने के लिए असेंबली के फ्लोर पे आप लोगों की नुमाइंदगी मौजूद है, और जो धड़ाधड़ तरमीम हो रही हैं इंतखाबी अमल की हो या फिर नैब की तरमीम, उसके अंदर भी आप लोगों का इनपुट शामिल नहीं हो सका, तो जल्दबाजी में यह फैसला नहीं होगा? क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूं कि कौम हमारे साथ खड़ी है, हम कौम के साथ खड़े हैं, और जहां इंपोर्टेड गवर्नमेंट हो और वो प्रूव भी हो गया कि एक मखसूस मफादात की खातिर गवर्नमेंट को लाया गया और उसका सबूत इससे आ गया कि इसराइल से ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, भारत से ट्रेड किया जा रहा है, IMF की गुलामी में पेट्रोल को 30-30 रुपए डायरेक्ट बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान की कौम की मफाद में फैसले नहीं हो रहे। हमने पूरा प्रेशर लिया था, गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, और उसके बावजूद अवाम को रिलीफ दिया था। इन्होंने गुलाम जो बन के आ जाते हैं, जिसको खान साहब ने मना किया था, आप देखिए कि आज वही सब कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये लोग आए थे। और आज अब आप कहते हैं कि जी आपने क्या किया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सूरत हाल है, ये पेट्रोल, ये महंगाई, ये गुलामी, ये सब साबित हो गई है। और अब बात करते हैं आपके सवाल की, इस्तीफे। इस असेंबली की कोई हैसियत नहीं है, इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है। हम एक इंपोर्टेड वजीर आजम को, जो एक साइफर की बुनियाद पे आया हो, जो एक डोनाल्ड लू की ख्वाहिश के ऊपर लगाया गया हो, जो एक वोट के ऊपर या 2 वोट के ऊपर जबरदस्ती लोटों के सर पर कायम किया गया हो। लेकिन आपके इत्तेहादी भी हलीम आदिल शेख साहब यही समझते हैं कि आपको दोबारा से असेंबली में जाना चाहिए। परवेज इलाही साहब का भी यही मशवरा है, और अगर असेंबली की हैसियत नहीं है तो फिर सूबाई असेंबलियां क्यों हैं? उनको तहरील क्यों नहीं किया गया अब तक? देखिए जी, मैं समझता हूं कि पहले इनसे निमट लें। परवेज इलाही साहब की अपनी ख्वाहिश हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है, इत्तेहादी हैं, वो आपको यकीनन अच्छा ही मशवरा देंगे। जी, इत्तेहादी है। अरे मशवरा दे सबका कबूल करते हैं, लेकिन डिसीजन कप्तान का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फैसला हम नहीं कर सकते। हम अवाम नहीं चाहते कि हम इन चोरों के साथ, इन डाकुओं के साथ, इन गुलामों के साथ और माजरत के साथ, अब जो इसराइल और इंडिया से जो इनके ताल्लुकात हो गए हैं, उसके आज देखें ना, इसराइल में तो खान साहब कहते हैं कि हमारे दौर में भी हम पर दबाव था कि ताल्लुकात उस्तवार किए जाएं, और ये डेलीगेशन वो कहते हैं हुकूमत वाले कि जी ये तो वाशिंगटन से गया, ये तो पाकिस्तान से गया नहीं, प्राइवेट NGOs थी। दूसरा, अगर आप लोग इस्तीफे देके बैठे हैं, मेरी अर्ज सुन लीजिए, तो फिर जो प्रिविलेजेस हैं वो क्यों ली जा रही हैं, तनख्वाहें क्यों ली जा रही हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अभी कमरे क्यों नहीं खाली किए जा रहे? अच्छा, आपको बता दूं मैं कि तनख्वाहें वो अकाउंट में गई थी, वापस हो चुकी हैं, सारी तनख्वाहें वापसी हो चुकी हैं। और उसके बाद लॉजिज में अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो लॉजिज एक वक्त तक होते हैं जब तक कोई नहीं आता। तमाम तनख्वाहें जो अकाउंट में गई थी सब वापस की जा चुकी हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि बात यह है कि ये इस्तीफे हमने इसलिए दिए हैं, हम इस असेंबली को, इस हुकूमत को हम समझ सकते हैं कि अब जो लोग बैठे हैं वहां असेंबली के अंदर पाकिस्तान की आवाम के लिए फैसले नहीं हो रहे। असेंबली के अंदर जो फैसले हो रहे हैं वो अमेरिका के हिसाब से, उनकी ख्वाहिश के ऊपर। आज देखें ना, हमारी खारजा पॉलिसी पे पाबंदी है, रशिया क्यों चले गए? इंडिया $2 अरब का बेनिफिट दे चुका है अपनी कौम को, वो 24 रुपए पेट्रोल उसका सस्ता हो चुका है, हम नहीं जा सकते। और इन गुलामों ने उनके एजेंडे पे काम करते। मैं पूरी बात करूं, बात यह कि असेंबली के इस्तीफे दिए जा चुके, इस्तीफे वो कबूल करें, हमने नहीं जाना। और ये इलेक्शन होना है, हम दोबारा आ रहे हैं मजबूत तरीके से। और मैं कहना चाहता हूं उस रोज भी हिस्ट्री हो गई। आज चाहिए 2000 नवाज शरीफ साहब 8 साल बाद आए थे एयरपोर्ट के ऊपर, उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब अपनी वो जिलावतनी के बाद आ रहे थे, एक शख्स, उस वक्त सब इकट्ठे थे, एक शख्स जिसका नाम इमरान खान था वो सिर्फ एयरपोर्ट पहुंच चुके थे उस वक्त, चूंकि अलायंस में थे। एक बंदा नहीं गया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चौक हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कराची हो, हर जगह जाके लड़े गए। इस्तीफे देने का फैसला दुरुस्त है, इससे मैंने पूरी बात कर दी। फायदा हुआ या फिर हुकूमत को? इस पर एक ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अमीर अब्बास साहब, आप किस तरह से देखते हैं तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले को? क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इससे हुकूमत को फायदा हो रहा है, और जो भी तरमीम होंगी कल को उस पर अगर PTI को एतराज़ होगा तो फिर मजीद सियासी बहरान इस मुल्क में मौजूद रहेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें जुनैद, तो ब्रेक से पहले जो इसराइल के ऊपर आप बात कर रहे थे, जी वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुद यहूदी कार्ड खेला गया, इमरान खान साहब खेला गया, तो तहरीक इंसाफ इसराइल कार्ड। मैं आप
पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये जो वफ्द क्या है इसराइल, इस वफ्द के साथ पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के किसी भी कोई लेना देना नहीं। ये वफ्द ऐसे आमिर साहब थोड़ा सा अगर आप अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज कर सकें या दोबारा से गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि अब आपकी आवाज में थोड़ा मसला आ रहा है। जी आप सुन पा रहे हैं? जी अब बेहतर है। जी मैं ये कह रहा हूँ जुनैद के जो इसराइल वफ्द गया है उस वफ्द के साथ इस हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून का, ना इस हुकूमत में शामिल किसी और जमात का। ठीक, वो वफ्द अपनी जाती हैसियत में गया है और ये बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक होगा कि हम इसराइल कार्ड खेलें एक और जमात के खिलाफ, जबकि उस जमात की खिदनी तरीके इंसाफ के खिलाफ यहूदी कार्ड खेला गया। तो कम से कम उनको तो ये काम नहीं करना चाहिए। कोई और जमात करे तो शायद उसका कोई जवाब हो सकता है। जहां तक इस्तीफों का मामला है, 2014 में भी इमरान खान साहब ने इस्तीफे दिए थे और वो उनका तजुर्बा नाकाम गुजरा। उनको अल्टीमेटली वापस पार्लियामेंट में आना पड़ा, उनको अपने इस्तीफे वापस लेने पड़े और फिर उनको अपनी तनख्वाहें भी वापस लेना पड़ी। सो अब उन्होंने फिर इस्तीफा देके उन्होंने उसी एपिसोड को दोबारा दोहराया है। अगर ये हुकूमत जैसा कि तयन कर चुकी है, तय कर चुकी है कि वो अगस्त 2023 से पहले नहीं जाने वाली असेंबली तहलील नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में अगर 1.25 साल ये पार्लियामेंट बाकी रहती है तो इमरान खान साहब ने इनके लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। आज जितनी कवानीन साजी हो रही है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो ईवीएम के ऊपर हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों पर हो, नैब से मुतल्लिक हो, इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो आज पार्लियामेंट में होते और वो सही ऑपोजिशन का किरदार अदा करते। आज जो राजा रियाज है वो तो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन है, वो ऑपोजिशन का किरदार तो अदा नहीं कर रहे, वो तो हुकूमत का एक हिस्सा लग रहे हैं। तो इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में होना चाहिए था, बिल्कुल। और पार्लियामेंट में रह के भले इस हुकूमत को तस्लीम ना करते, वो अपना लॉन्ग मार्च भी करते, वो जलसे भी करते, लेकिन ये इंतहाई गैर जमहूरी रवैया मैं समझता हूँ कि आप पार्लियामेंट को छोड़ के, और जब वो छोड़कर जा रहे थे हमने उस वक्त भी तनकीद की कि खान साहब ये मत करें, आप अपने आप को इररेलेवेंट कर देंगे इस पूरे सिस्टम के अंदर। अगर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी नहीं तोड़ते पार्लियामेंट, अगर वो इस हुकूमत को बरकरार रखते हैं, तो फिर 1.25 साल आपका स्टेटस और आपकी हैसियत क्या रहेगी? जो लोग निजाम मुमकिन तौर पे अमीर साहब आपको उसी एपिसोड को दोबारा दोहराने की वजह क्या लगती है? क्योंकि कानूनी मुशीरान उनको ऐसे मशवरे दे रहे हैं, एक बार अगर गलत फैसला हुआ उसको रिवर्स किया गया, अभी फिर वही फैसला करने की वजह आपको क्या दिखाई देती है? देखिए, एक तो जारी बात है मुशीरान जो है उनके मशवरे तो मैटर करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब को ये अंदाजा नहीं था कि ये हुकूमत ठहर सकती है। वो समझ रहे थे जैसे इमरान खान के प्रेशर के जरिए इसको चलता कर देंगे, लेकिन वैसा नहीं हो सका। ठीक है अमीर साहब, हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे, कुछ सिग्नल चल रहा है। अली गौहर साहब, अभी स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया है इनफरादी तौर पे उन इस्तीफों की तस्दीक के लिए। खान साहब कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे दे दिए, दोबारा से इनफरादी तौर पे आने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली क्या करने जा रहे हैं? उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर मौका दिया जाएगा एक बार नजर सानी का? देखें, ये कानूनी और आईनी मामला है, लेकिन गौर तलब ये बात है कि खान साहब ने हमेशा कौम को अपने झूठ के साथ गुमराह करने की कोशिश की। खान साहब की दोगला पॉलिसी है। मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब वाकई ही, अगर उनकी बात को वक्ती तौर पे तस्लीम कर लिया जाए कि वो दोबारा इलेक्शन चाहते हैं और उस कॉज में वो सिंसियर हैं और वो आवाम से झूठ नहीं बोल रहे, तो प्रेशर बढ़ाने का तो बड़ा सिंपल तरीका था कि इसकी बजाय कि वो इस्लामाबाद के ऊपर आकर यलगार करें और इस्लामाबाद का और पाकिस्तान का अमन तबाह करें, फसाद करिए। सबसे पहले तो वो केपी के असम्बली डिसॉल्व करते, वहां के एमपीएज उनके इस्तीफा देते, फिर उसके बाद वो सेनेट से इस्तीफा देते, फिर उसके बाद वो हलीम आदिल शेख साहब तशरीफ फरमा है, अपनी सिंध असम्बली से इस्तीफे दिलवाते, फिर वो पंजाब असम्बली से इस्तीफे दिलवाते। जब इतने बड़े लार्ज स्केल पर इस्तीफे होते तो फिर शायद मुल्क में ये वो हवा कायम कर पाते कि भाई ये तो वाकई इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और बिल्कुल इस पॉलिटिकल सिस्टम का जो कि असम्बलियां चल रही हैं वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। खान साहब ने तो वो कहते हैं कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू। खान साहब के पास इस वक्त केपीके की हुकूमत भी है, गिलगित बल्तिस्तान की भी हुकूमत है, आजाद कश्मीर की भी हुकूमत है अगर जो झूठ पे मबनी है, और अब में और सिंध में भी उनके एमपीएस बैठे हैं, सेनेटर्स भी उनके बैठे, और सिर्फ कौमी असम्बली के इस्तीफे देके जी कौम, क्योंकि खान साहब को एक जमहूरी तरीके के साथ हटा दिया गया है। खान साहब इक्तदार के बगैर 1 मिनट भी गुजारा नहीं कर सकते।
उनको पता है कि अब फराह गोगी के किस्से जो है वो 22 करोड़ आवाम को पता चल चुके हैं कि जिस तरह से उन्होंने लूट मार की, जिस तरह से वफाकी हुकूमत में उन्होंने लूट मार की, वो सारे किस्से भी आवाम के सामने आ चुके हैं। किस तरह से उन्होंने कोरोना का फंड खाया, किस तरह से अद्वियात से कमीशन खाए, किस तरह से जो सुनामी ट्रीज से अरबों रुपया वो हड़प कर गए, किस तरह से रिंग रोड के स्कैंडल आए, किस तरह से, और फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला सामने आ चुका है। मकसद ये है कि जो खान साहब प्रोटेस्ट करके इस्लामाबाद की तरफ बार बार आते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आपने डी चौक तक नहीं जाना, तो फिर उनके कारकुनान डी चौक तक क्यों गए? इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के किसी कानून और आइन पर यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ फसाद चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो चाहे वो और उनके वज़रा और उनके हवारी जिनके जरिए वो पाकिस्तान को लूटते हैं, वो किसी भी अकाउंटेबिलिटी की मद में नहीं आते। यही वजह है। आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की, इसी गुफ्तगू को और इससे जुड़ी दीगर अहम इश्यूज पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हलीमा अब्दुल शेख साहब, ये आपके जो रहनुमाओं की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानात आते हैं, इससे आपके ही कॉज को नुकसान पहुंचता है। शहबाज गिल साहब जो आज उन्होंने बात की है कि जी आपको पता है खान साहब कहां पर मौजूद हैं, केपी के लोगों को अगर एक थप्पड़ मारा जाए तो आपकी 10 नस्लों को उसका जवाब देना पड़ेगा, असलहा रखते हैं वो लोग, ये आपको नहीं लगता गैर जिम्मेदाराना बयानात है और लसानियत फैलाने की एक नाकाम कोशिश लगती है? ये देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे तो कोई अल्फाज को पकड़ के कुछ देख के आप कहते हैं कि बड़ा गैर जिम्मेदारी हो गई। जिन्होंने प्रूव किया, जिन्होंने साबित किया, जिस अंदाज से नफरत फैलाई गई, जो कि राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आए, और जिस अंदाज से उस दिन केपी से हमारी रैली आ रही थी, उसको एक नफरत फैलाने का अमली सबूत दिया इन्होंने। और जिस अंदाज से सिर्फ ये कि जी पीटीआई का कोई है, मैं सलाम पेश करता हूँ अमीर अब्बास साहब को कि उन्होंने बात की कि भाई अगर यहाँ आते कोई डी चौक में घुसते तो भाई यानी कि आप गिल साहब की बयान की तायद कर रहे हैं उससे कंडम करने की बजाय। देखिए, मैं आप लोगों की जबान में किसी के मैं अपने जवाब दूंगा अपना, किसी ने क्या कहा वो गिल साहब खुद बताएंगे किस सिनेरियो में कहा उन्होंने। मैंने सुना ही नहीं बयान उनका, आप सुन के बयान पहले सुनना चाहिए आपको, सुने मेरी बात। नहीं, बिल्कुल मैं करूंगा, मेरी पार्टी के हर शख्स को डिफेंड करूंगा, लेकिन चाहे वो गलत भी बात बयान को क्या कहा, देखे क्या सियाक व सबाक वो खुद बयान करेंगे ना। मैंने जब सुना ही नहीं है, बात यह है कि उन्होंने तो आप लोग पकड़, खान साहब ने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो, जिन्होंने साबित की मिसाल ये है, खान साहब के मुंह से निकला मीर जाफर सादिक, उसको आप लोगों ने आपने नहीं, लोगों ने तमाशा बनाया। जिस नवाज शरीफ ने बड़े बड़े हमारे इदारों के सरबराहों का नाम लिया, मरीम नवाज ने नाम लिया, अयाज सादिका ने नाम लिया, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने नाम लिया, इदारों के बड़े बड़े इदारों के सरबराहों का नाम लिया, उनका जिक्र ही कहीं नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आप लोग, और बात ये, मैं इस वक्त एक बात करूंगा, मैं सलाम पेश करना चाहता हूं पाकिस्तानियों को कि इस जुल्म, बर्बरियत, जबर के बावजूद जिस अंदाज से पूरे पाकिस्तान से लोग निकले, एक जो हमारा शहीद लाहौर में हुआ है, वो बेचारा पुल पे लटका हुआ था, डीएसपी ने मार के डंडे मारे, उसकी उंगलियों पे नीचे गिर गया। देखिए, आप सलाम जरूर पेश करें पाकिस्तानियों को, लेकिन जो तफरीक पैदा हो रही है, जो डिवीजन पैदा हो रही है, जो इंतहा पसंदी पैदा हो रही है अवाम के अंदर सियासी जज्बात को लेकर, उसको भी कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए। जी, मैं बता दूं, मैं बात करता हूं, हम इसके खिलाफ हैं। हम कभी ना हमने कोई सिंधु देश के हमने की बात की, ना हमने सिंध कार्ड खेला, ना जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया। पाकिस्तानियत के निशान है इमरान खान साहब। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मेरा मौका दीजिएगा, वक्त कम है। पूरे पाकिस्तान में है, हम तफरीक नहीं डालना चाहते। का मुजाहरा कितना जरूरी है, दूसरा ये महंगाई के बावजूद बाइंडिंग फोर्स है, महंगाई के बावजूद अवाम नहीं निकल रही। आपको क्या लगता है, अवाम ने एक्सेप्ट कर रही है महंगाई को? ये जलसों में अभी निकलेगी, निकलने वाली है। अमीर बात साहब, देखिए जुनैद, 30 रुपए अगर कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, और कभी आज तक ना तो यकमुश्त इतनी कीमत बढ़ी, ना ही पेट्रोल की जो मजबूरी कीमत है यानी 150 से 180 के करीब, ना कभी इतनी कीमत हुई आज तक। अवाम इस पे निकली तो नहीं है, और ये ताज्जुब की बात है कि अमूमन हमारे लोग रिएक्शनरी होते हैं, एहतजाज करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन ये मेरे लिए भी एक ताज्जुब की बात है कि ऐसा क्यों है। एक और बात ये भी है जुनैद कि हमेशा अवाम को जो डायरेक्शन है वो पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं। अगर हुकूमत के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करना है तो उसको ऑपोजिशन लीड करती है। इसीलिए ऑपोजिशन को गवर्नमेंट वेटिंग कहा जाता है, ऑपोजिशन को वॉचडॉग कहा जाता है।
और ऑपोजिशन जो है उसके बगैर कोई डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती है। सो इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा, उनके कांधों पे बड़ा भारी बोझ है। उनको इस बात को रियलाइज करना होगा कि अब इस हुकूमत के ऊपर नजर उनको रखनी है। वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जिससे सही मानों में जो ऑपोजिशन का हक है वो अदा हो सके और लोगों के जज्बात या लोगों के मसाइल की तर्जुमानी सही मानों में हो सके। अगर उनका एक गलत फैसला होगा तो उसका नुकसान उनको तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, हमारे इस पार्लियामानी और डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी पहुंचेगा, क्योंकि कोई डेमोक्रेसी, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ऑपोजिशन के प्रोएक्टिव रोल के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर आप ऑपोजिशन को माइनस कर दें फिर तो उस निजाम के अंदर फाशिज्म पैदा हो सकता है, फिर तो वो एक वन पार्टी रूल हो सकता है। लिहाजा ये तो बहुत जरूरी है कि अगर ऑपोजिशन जो है वो एक्टिव हो, बल्कि प्रोएक्टिव हो। तो इमरान खान साहब से लोगों को उम्मीदें हैं, तवक्कुआत है इस लिहाज से, तो उनको बहुत सोच समझ के और बहुत मैच्योर पॉलिटिकल डिसीजन लेने पड़े। बिल्कुल ठीक है। अली गौहर साहब, जाते जाते ये बताएगा कि अभी तक तो आपने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तक अगर महंगाई की यही सूरत हाल रही, आपको लगता है कि आवाम को बाहर निकलने से रोक पाएंगे आप? देखें कि इतने गंभीर हालात में भी आज हमने चीनी की कीमत कम की है, आज हमने तेल की कीमत आज ही बढ़ी है 208 213 रुपए। बिल्कुल तेल की कीमत आज बढ़ी है, लेकिन इसके साथ हमने खातों में भी रिलीफ दिया है। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि IMF के साथ खान साहब ने बड़े भयानक किस्म के मुआहदे किए हैं और उसका तो आप जान कब छुड़वाएंगे IMF से पाकिस्तान की? पाकिस्तान के अवाम की इमरान अहमद न्याजी से जान छूट गई है, तो इंशाल्लाह महंगाई बहुत जल्दी देख लेते हैं, वक्त आने वाला बता देगा। आप तमाम की तशरीफ का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।